नमस्कार, इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। अब पिछले हफ्ते रुपी बहुत शार्पली डिप्रिशिएट हुआ है। आज के लेवल पे देखो तो रुपी 87 को क्रॉस कर गया है। इनफैक्ट फरवरी 2025 में रुपी 87.97 था टू अ डॉलर, अब 87.46 है, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है रुपी। और रुपी के डिप्रिशिएट होने से हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा रिस्क ये है कि इसका सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ सकता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी में वो बढ़ सकता है। अब पॉजिटिव न्यूज़ तो ये है कि जून 2025 में हमारा CPI इन्फ्लेशन 2.1% था, तो इन्फ्लेशन काफ़ी लो है। पिछले कुछ महीनों में लोएस्ट फिगर है इन्फ्लेशन का, लेकिन रुपी के डेप्रिशिएट होने से इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन को एक अपसाइड प्रेशर है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी GDP ग्रोथ पे पड़ सकता है। इनफैक्ट Q4 ऑफ FY25 में आप देखो तो हमारे GDP ग्रोथ 7.4% थी। इनफैक्ट GVA ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ देखो तो 6.8% थी, जो काफ़ी अच्छी नहीं है। तो GDP ग्रोथ लो है। आप ऑटो सेल्स देखो तो ऑटो सेल्स भी जून महीने में सिर्फ 5% से ग्रो हुए थे। उसके अलावा हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखो तो वो भी सिर्फ 1.5% से ग्रो हुआ है जून महीने में। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर देखो आप, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सिर्फ 2.9% से ग्रो हुआ है, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में तो नेगेटिव ग्रोथ है। जिसका मतलब यह है कि इंडिया में कंजम्पशन डी ग्रोथ चल रही है, कंजम्पशन स्लो डाउन चल रहा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कि उसमें भी कुछ खास नहीं है। पिछले साल जब बैंक क्रेडिट ग्रोथ 16 to 18 इनफैक्ट 20% तक पहुंच गई थी, वही अब स्लो होकर 9% ग्रोथ हो रहा है। बैंक 9 to 10% ग्रोथ हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो है। ये दर्शाता है कि लोग लोन नहीं ले रहे, और इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो काफ़ी स्लो चल रही है। तो इंडिया में कंजम्पशन स्लो डाउन ऑलरेडी है। इन्फ्लेशन बढ़ने से GDP को एक डाउनसाइड रिस्क है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रुपी आफ्टर ऑल गिर क्यों रहा है इतना शार्पली, ऑल टाइम लो पे रुपी अभी क्यों है। इनफैक्ट जुलाई 2025 यानी कि एक महीने पहले रुपी का लेवल था 85.26, तो जुलाई 2000 लो से लेके अभी तक आप देखो तो 3% का डेप्रिसिएशन है रुपी में सिर्फ एक महीने में। आज का रेट है 87.46, और फरवरी में रुपी का लेवल था 87.97, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे ही है रुपी। और ये इतना शार्पली डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है, इसका एक रीज़न तो ऑब्वियस है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो शार्प सेलिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जुलाई महीने में देखो तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन का सेलिंग प्रोविजनल नंबर्स है कि $2 बिलियन का सेलिंग FPI ने कर लिया है ऑलरेडी जुलाई महीने में। हो सकता है कि अगस्त में भी ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि टैरिफ के काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबली, और वॉर भी चल रही है मिडिल ईस्ट में। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, जिससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन कॉम्फर्ट भी नहीं है इंडिया के मार्केट में। तो ये सेलिंग FPIs तो कर रहे हैं, जो रुपी पे डाउनवर्ड प्रेशर डाल रहा है। लेकिन सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो जो है वो अच्छा नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है, इसका रीज़न ये है कि हमें लॉन्ग टर्म डॉलर्स चाहिए इंडिया में। ये डॉलर्स क्यों चाहिए, क्योंकि हम जब हमारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं या हैवी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो ये सारे इंपोर्ट के लिए जब बिल भरना होता है फॉरेन करेंसी में, तो इसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। ये फॉरेन करेंसी कहाँ से आ सकती है, ये फॉरेन करेंसी आ सकती है या तो रेमिटेंसेस से, यानी कि NRIs जो बाहर बैठे हैं वो अगर अपनी फैमिलीज़ को फॉरेन करेंसीज रेमिट कर रहे हैं तो वो फॉरेन करेंसीज से आ सकता है, या तो एक्सपोर्ट इनकम, हम कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके इनकम हमें फॉरेन करेंसीज में आएगी, वो हम यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट पे करने के लिए। लेकिन एक्सपोर्ट तो बहुत कम है हमारा। इनफैक्ट ट्रेड डेफिसिट आप देखो तो जून महीने में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि $3.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। सिर्फ फरवरी महीने में ट्रेड सरप्लस था $4 बिलियन का, लेकिन फरवरी को छोड़ के पिछले साल अप्रैल 2024 से लेके अभी तक हमेशा से हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कम है। तो एक्सपोर्ट इनकम तो है नहीं इनफ कि हम इंपोर्ट को पे कर पाए फॉरेन करेंसीज में।
रेमिटेंसेस इनफ नहीं है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम इंडिया की इतनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि हमारे देश से कंपनीज ने अगर बाहर इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट पे हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम मिल रही हो या प्रॉफिट हम वापस ला रहे हो तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। वो भी इनफ नहीं है फॉरेन करेंसीज में कि हम हमारे इंपोर्ट्स पे कर पाए। तो दूसरे दो जरिए कहाँ से है? दूसरे दो जरिए है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो हमने पहले बात किया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो अभी जुलाई में बेच रहे हैं। जुलाई में ऑलमोस्ट $2 बिलियन का एस्टिमेट है कि उन्होंने बेचा होगा। फाइनल नंबर्स आएंगे तब हमें पता चलेगा। तो FPI तो इनफैक्ट बेच रहे हैं, तो डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। FDI की सिचुएशन क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेन कंट्री से कितना आ रहा है, उसकी भी सिचुएशन खराब है ऐसी लग रही है। तो हम डेटा देखेंगे FDI का। डेटा से हमें डिटेल में पता चलेगा कि FDI की इंडिया की सिचुएशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा देखें उसके पहले कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। वो ये है कि ये डेटा कौन रिलीज़ करता है? ये डेटा रिलीज़ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये सारा डेटा अवेलेबल है। लेकिन ये डेटा जब RBI रिलीज़ करती है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स है, FDI के कुछ कंपोनेंट्स है, वो समझना ज़रूरी है। ये क्या है कंपोनेंट्स? वेल, सबसे इंपॉर्टेंट तो है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिर्फ FDI नहीं, लेकिन नेट FDI कितनी है। अब नेट FDI क्या है? नेट FDI दो चीज़ों से बनता है। एक तो है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना आ रहा है और इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर कितना जा रहा है, यानी इंडियन कंपनीज जो है वो फॉरेन कंट्रीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया। सो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया माइनस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ये माइनस होता है, ये हमें देता है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फिगर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आती है। एक तो है ग्रोस इन्फ्लोज, यानी कि कितना इन्फ्लो इंडिया में आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इक्विटी इंडिया में कितना ला रहे हैं। ग्रोस इन्फ्लोज माइनस रिपेट्रिएशन, ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में कितना इन्फ्लो ला रहे हैं और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? उसमें से हम माइनस करेंगे रिपेट्रिएशन, यानी कि कितना फंड फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से सेल करके वापस ले जा रहे हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट जिसको बोल सकते हैं कि इंडिया से कितना अपना स्टेक बेच के फॉरेन कंट्रीज में ले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ग्रोस इन्फ्लोज में से रिपेट्रिएशन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। अब ग्रोस इन्फ्लोज के भी 3 प्रकार है। ग्रोस इन्फ्लोज में इक्विटी आ जाता है कि कितना इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, या फिर री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, यानी कि इंडिया में फॉरेन कंट्रीज का जॉइंट वेंचर, फॉरेन कंपनीज का जॉइंट वेंचर हो या उनका कोई इन्वेस्टमेंट हो, कंपनी हो इंडिया में और वो अगर प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट को अगर री इन्वेस्ट करेगी ये फॉरेन कंट्रीज, तो वो भी ग्रोस इन्फ्लोज में गिना जाता है, जिसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। एंड देन अदर कैपिटल आ गई, यानी कि डिविडेंड्स है या इंटरेस्ट है या वगैरह वगैरह। तो रिमेंबर कि ग्रोस इन्फ्लोज में से जब हम रिपेट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, कितना फंड इंडिया में आ रहा है, उसमें से रिपेट्रिएशन फॉरेन कंपनीज कितना फंड वापस ले जा रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, यानी कि इंडियन कंपनीज बाहरी कंट्रीज में कितना इन्वेस्ट कर रही है, उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई हो। अगर कुछ डाउट्स है, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये शीट जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो इसको आप अपने टाइम पे रेफर कर सकते हैं। बहुत क्लैरिटी से इसमें मेंशन किया गया है। अगेन ये डेटा रिलीज करती है RBI। अब डेटा को हम ध्यान से देखें तो बड़ी स्टोरी ये है कि इंडिया में पिछले कुछ महीनों से इन्फ्लोज तो आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी हेविली इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ला रही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में टिक नहीं रहा। क्यों टिक नहीं रहा, इसके रीजंस हम देखेंगे, लेकिन टिक नहीं रहा ये हमें कैसे पता चलेगा? ये रिपेट्रिएशन का फिगर देख के। तो सबसे पहले तो हम इंडिया में ग्रोस इन्फ्लोज देखेंगे कितना हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि ग्रोस इन्फ्लोज तो स्ट्रॉन्ग रह रहे हैं जो डेटा में हम देखेंगे, लेकिन रिपेट्रिएशन भी इतना शार्पली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी शार्पली गिर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में कि मई 2025 में आप नेट FDI देखो तो सिर्फ $35 मिलियन का रहा था।
मई 2025 में, जो कि अप्रैल 2025 में 3.9 बिलियन डॉलर्स का था, और मई 2024 में आप देखो तो 2.2 बिलियन डॉलर्स का था। यानी कि मई 2024 की कंपैरिजन में मई 2025 में ऑलमोस्ट 98% से गिरा है एफडीआई, और अप्रैल 2025 की कंपैरिजन में यानी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 99% से गिरा है एफडीआई, विच इज अ नेगेटिव थिंग, नेगेटिव न्यूज। लेकिन अब इसमें पॉजिटिव आप देखो तो ये है कि ग्रोस इन्फ्लोज जो है, कितना एक्विटी इंडिया में फॉरेन कंपनीज ला रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ये आप देखो तो ऑलमोस्ट 7 बिलियन डॉलर्स का रहा है मई 2025 में। अप्रैल 2025 में वो 8.7 बिलियन डॉलर्स था, यानी कि फिर भी मंथ ऑन मंथ देखो तो 18% गिरा है, लेकिन 7 बिलियन फिर भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो है मई 2025 में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन इंडिया वो इन्फ्लोज को रिटेन नहीं कर पा रही फॉर सम रीजन। 2 रीजन हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन रिपैट्रिएशन, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो 5 बिलियन डॉलर्स का रहा है मई 2025 में, जो कि ईयर ऑन ईयर आप देखो तो 24% से बड़ा है, और मंथ ऑन मंथ यानी पिछले मंथ के कंपैरिजन में, अप्रैल 2025 के कंपैरिजन में देखो तो ऑलमोस्ट 200% बड़ा है रिपैट्रिएशन मई 2025 में। तो रिपैट्रिएशन हाई है, ग्रोस इन्फ्लोज हाई है, लेकिन रिपैट्रिएशन हाई होने के कारण नेट एफडीआई हमारा शार्पली गिरा है। इसके सामने इंडिया भी फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप देखो, एफपीआई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मई में पॉजिटिव नंबर था 1.5 बिलियन डॉलर्स। लेकिन जैसे मैंने बोला मई और जून में पॉजिटिव नंबर था, लेकिन जुलाई में, जून का नंबर ऑफिशियली आरबीआई ने रिलीज नहीं किया, लेकिन जुलाई में एनएसडीएल के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर्स का सेलिंग हुआ है एफपीआई का। आरबीआई ये डेटा जब रिलीज करेगी तब हम इसमें ऐड करके वो भी देख लेंगे। सो एफडीआई की सिचुएशन खराब है, इसकी वजह से रूपी शार्पली डेप्रिशिएट हो रहा है। समराइज करूँ तो क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा है, और इंपोर्ट करने के लिए जो हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इनकम हमारी कम है, रेमिटेंसेस भी कम है, और इन्वेस्टमेंट इनकम फॉरेन करेंसीज में भी कम है। एफपीआईज तो बेच रहे हैं, डॉलर्स वापस ले जा रहे हैं, तो वो डॉलर्स भी हमारे पास नहीं है। और फाइनली एफडीआई का भी जो नेट एफडीआई जो है वो काफ़ी लो है, तो हमारे पास बेसिकली डॉलर्स है नहीं इंडिया के पास इनफ, और इंडिया को मार्केट में से डॉलर्स खरीदने पड़ रहे हैं। ये मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया को मार्केट से डॉलर्स खरीदने पड़ रहे हैं, क्या बेच के, रूपी बेच के। तो जब इंडिया रूपी बेचेगी, डॉलर्स खरीदेगी अपने इंपोर्ट करने के लिए, अपने जो सप्लायर्स है उसको पे करने के लिए, फॉरेन करेंसी पे करने के लिए, जब डॉलर मार्केट से खरीदेगी रूपी बेच के, तो रूपी पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा ही, ये ऑब्वियस चीज़ है। इसीलिए रूपी इतना शार्पली डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हमें एफडीआई इनफ्लो शार्पली बढ़ाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एफडीआई इतना शार्पली गिर क्यों रहा है। वेल, एक रीज़न तो ये है कि एफडीआई की सिचुएशन ग्लोबली ख़राब है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, जो मैं अटैच कर दूंगा अगेन डिस्क्रिप्शन में, उसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये मेंशन किया है कि ग्लोबल एफडीआई जो है वो 2024 में, कैलेंडर ईयर 2024 में ऑलमोस्ट 11% गिरा था, एंड द आउटलुक फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन 2025 इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये ऑब्वियस रीजंस क्या है, अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं और टैरिफ टेंट्रम्स भी चल रहे हैं। पिछले हफ्ते ही यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया पे 25% टैरिफ फाइनलाइज किया है, तो 25% टैरिफ प्लस सम पेनल्टीज, ये इंडिया का एक्सपोर्ट यूएसए में और कम कर सकता है आगे जाके। रिमेंबर कि इंडिया का ओवरऑल जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसमें से यूएसए को हम 20 to 23% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएसए हमारा सबसे मेजर पार्टनर है, एक्सपोर्ट पार्टनर है, और यूएसए में अगर एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट आगे जाके और शार्पली बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमारा रूपी जो है उस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है आगे जाके भी। सो ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, उन्होंने भी, बिकॉज ये सब ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वो सब चल रहे हैं, तो उनका भी आउटलुक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फ्लोज पे नेगेटिव है। तो एक तो ये हो गया ग्लोबल रीज़न, एक्सटर्नल रीज़न। दूसरा डोमेस्टिक रीज़न भी है कि डोमेस्टिकली हमारे
जो ऑब्वियसली देयर आर टू फैक्टर्स, एक तो है पुल फैक्टर यानी कि कौन से फैक्टर्स है कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में पुल कर रहे हैं। एक तो है मार्केट साइज कि इंडिया का मार्केट साइज काफ़ी बढ़ रहा है, इंडिया की ग्रोथ रिलेटिवली स्ट्रांग है और इंडिया में काफ़ी पॉलिसी लिबरलाइजेशन भी हुआ है। एफडीआई में स्पेसिफिकली आप देखो तो जैसे एफडीआई की लिमिट्स गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली बढ़ाई है। डिफेंस पे आप देखो तो अप टू 74% एफडीआई लिमिट है, टेलीकॉम सर्विसेज में 100, इंश्योरेंस में 74 और बैंकिंग में 74 है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों में 50% से अबाव है एफडीआई की लिमिट। मोस्ट सेक्टर्स में तो 100% लिमिट हो गई है, तो लिबरलाइज किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टमेंट को ला रही है, ये पुल फैक्टर्स है। लेकिन पुश फैक्टर कौन से है जो कि वीक है, जो कि एफडीआई को इंडिया में रिटेन नहीं कर पा रहे? वेल, ये रीजंस है स्ट्रक्चरल क्या है? वेल, इंडिया के जो लेबर लॉज है वो लेबर लॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इंडिया में लैंड लॉज भी है, स्पेसिफिकली लैंड एक्विजिशन लॉज, ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये फॉरेन कंपनीज जो है उनको डिटर कर रही है, डिस्करेज कर रही है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए रखने में। और थर्ड है ऑब्वियसली एग्जिट ऑप्शंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं फॉरेन कंपनीज के लिए। सो पिछले साल आप देखो तो जैसे ह्युंदाई ने आईपीओ लाया था, तो ह्युंदाई मोटर कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने ऑलमोस्ट $3 बिलियन का फंड जो है वो वापस अपनी होम कंट्री में ले गए थे। तो आईपीओ में उन्होंने स्टेक सेल किया था, तो वो एफडीआई पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। स्विगी का आईपीओ आया था, उसमें एसएल, प्रोसेस और टेंसेंट ने ऑलमोस्ट $800 मिलियन जितना सेलिंग किया था। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, इन्होंने भी ऑलमोस्ट $250 मिलियन जितना सेलिंग किया था। लीला होटल्स में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट जो है उन्होंने 120 मिलियन का सेलिंग किया था। तो ये सारे आईपीओस में, क्योंकि इंडिया काफ़ी, आरबीआई ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया काफ़ी मैच्योर मार्केट हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं, उनको ऑप्शन ज़्यादा है। इंडिया में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, तो उनको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं सेलिंग करने के लिए। तो ये एक और रीज़न है कि एफडीआई स्पेसिफिकली जो रिपैट्रिएशन हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, राइट? एक तो ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन वीक चल रही है। सेकेंडली डोमेस्टिक रीजंस है। डोमेस्टिक रीजंस क्या है कि इंडिया शायद मेच्योर मार्केट हो गया है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर रहे हैं इंडिया में से मेच्योर होने के कारण और वैल्यूएशंस हाई होने के कारण उनको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो वो आईपीओ में अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। और ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल रीजंस है कि लेबर लॉस थोड़े स्ट्रांग है, लैंड एक्विजिशन लॉस स्ट्रांग है। लेबर तो इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो सेंटर के हाथ में ही सब नहीं है, लेकिन स्टेट्स के हाथ में भी है। तो लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जो अमेंडमेंट्स आए थे गवर्नमेंट ने प्रपोज किए थे, और लैंड एक्विजिशन में लैंड एक्वायर करना भी इतना टफ है इंडिया में। तो ये सारे लॉज अभी तक लिबरलाइज नहीं हुए और इसको आई थिंक काफ़ी लंबा समय लग सकता है। ये सारे रीजंस की वजह से एफडीआई वीक है। एंड एफडीआई का पिकअप होना आगे जाके ज़रूरी है, क्योंकि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो टेम्पररी होता है और काफ़ी वॉलेटाइल होता है। एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है और काफ़ी स्टेबल रहता है। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हमें आगे जाके पिकअप करना पड़ेगा, और पिकअप करने के लिए आई थिंक एक ही ऑप्शन हमारे पास है, और वो है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द, लेबर लॉस को सिंप्लीफाई करें और लैंड एक्विजिशन लॉस को भी हम स्ट्रीमलाइन करें। तो ये हो गया आज का डिस्कशन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। आई होप ये सारा क्लियर रहा हो। आपको क्वेश्चंस हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। Have a good week.